let's start recursion. Okay. What is recursion? आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, पहले स्लाइड पोस्ट किया है. फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन चैप्टर पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड है. तो कोई बताना चाहेगा कि क्या है रिकर्शन? व्हाट इज रिकर्शन? स्टार्ट करते मैं ही बता देती हूँ कि फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था. फंक्शन में क्या था, फंक्शन क्या था, फंक्शन हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करते थे. उसके पहले हमने लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारा यूज किया था, जैसे printf है, scanf है, ये सारे लाइब्रेरी फंक्शन थे. दो तरह का फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता था, डायरेक्टली हम उसको यूज कर लेते थे. बट यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए 3 पार्ट हमने मेंशन किया था. ठीक है. अगर मैं थोड़ा स्लाइड आप लोग को शेयर कर सकूं फंक्शन में जाकर, तो लेट मी डू दैट. न्यू शेयर. सो इट वाज दिस फंक्शन. जब भी करते हैं तो यूज करते हैं. कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं. तो फंक्शन हम लोग जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो हम लोग 3 चीजें करते हैं. डेफिनेशन एंड फंक्शन यूज. फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं ऊपर में, और उसका फिर डेफिनेशन लिखते हैं कहीं भी, और फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है. यही करते थे फंक्शन चैप्टर में, हमने देखा था फंक्शन जब पढ़ा था तो. ठीक है. रिकर्शन भी इसका एक पार्ट है. फंक्शन कॉलिंग का पार्ट है. वैसा फंक्शन कॉलिंग जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको रिकर्शन कहते हैं. ठीक है. तो आई अज्यूम दैट कि फंक्शन चैप्टर से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और आप लोग इससे एक्वेंटेड हैं कि कैसे फंक्शन काम करता है. इस स्लाइड के थ्रू भी मैं अगर बताना चाहूँ तो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं. एग्जाम्पल अगर देख लें यहाँ पर, लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका मेंशन है, उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है void पटना. जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट है तो वो देते हैं. यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. आर्ग्यूमेंट क्या है ये आप लोगों को पता होगा. मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में भी जब मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ा था. तो इस कोड को देखो, यहाँ पे हैश इंक्लूड str.h, उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट में फंक्शन प्रोटोटाइप. तो फंक्शन को, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने के लिए 3 स्टेप्स बहुत नेसेसरी है. ठीक है. पहला कि फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं कहीं भी, और फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो हैश इंक्लूड str.h उसके नीचे जो लिखा है void पटना. पटना नाम का एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइम. आवाज नहीं आ रहा मैम? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है मैम. आ रही है ना? ओके. यस मैम. तो यहाँ पे पटना नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है. उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. मेन फंक्शन में आपका लिखा है printf I am in पटना, और उसके बाद पटना फंक्शन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको कॉल किया गया है. ठीक है. तो ये हो गया डिक्लेरेशन, ये हो गया कॉलिंग. अब कॉल हुआ है जब, तो मेन फंक्शन से एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है. मेन फंक्शन से एक्सिक्यूशन स्टार्ट हुआ, पहला स्टेटमेंट है printf. ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो गया I am in main. यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग की जरूरत है. ये आपका I am in main होगा. ठीक है. एज पर आउटपुट. ठीक है. पहला मेन में जब आया तो आई एम इन मेन printf के थ्रू हुआ. उसके बाद पटना फंक्शन कॉल हो, तो पटना फंक्शन कॉल होते ही एक इसका फंक्शन, इस पूरे प्रोग्राम का कमांड कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा. ये जहाँ पे ये डिफाइंड है कि पटना फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन पटना के अंदर जो भी बॉडी होगी वो एक्सिक्यूट होगा. ठीक है. एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रही हूँ मैं आप लोगों को ना? यस मैम. हाँ ठीक है. सो
यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले पटना फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद यहाँ पे कॉल किया गया है, कॉल करते ही कंट्रोल चला जाएगा जहाँ पे ये डिफाइंड है वहां पे, ठीक है। ये डिफाइंड यहाँ पे है, इसकी बॉडी में क्या लिखा है, बस एक प्रिंटिव स्टेटमेंट आई एम इन पटना। तो ये पटना जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसके कॉल होते ही इसका कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके बॉडी में जो भी काम होगा वो होगा। यहाँ पे प्रिंट करा आई एम इन पटना, तो इसलिए आउटपुट में आई एम इन पटना प्रिंट हो गया। ये खत्म होते ही वापस से कंट्रोल चला जाएगा मेन फंक्शन में, यहाँ पे था पहले कंट्रोल, उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाएगा, रिटर्न 0 है, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, जहाँ पे तीनों पार्ट दिखाया गया। पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और फंक्शन को मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने पढ़ा था वो वाला है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल अगर देखें तो विथ आर्ग्यूमेंट्स, इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग वापस से रिकर्शन पे चलते हैं, ठीक है। Let's go to recursion again. If we'll need, then we'll come to this again. Recursion. Okay. So what is recursion? हमने देखा फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। तो फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन उसका जो फंक्शन का बॉडी वो एक्सिक्यूट होता है। अब व्हाट इज रिकर्शन? यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली or indirectly is called recursion, and the corresponding function is called as recursive function. इस पूरे डेफिनेशन का मतलब मैं हिंदी में बता देती हूँ कि रिकर्शन उसको कहते हैं जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल में देखो, void main से स्टार्ट हो रहा है, और हाँ void main से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बॉडी में क्या है, प्रिंटफ स्टार्ट, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ स्टार्ट। उसके बाद मेन फिर से आ गया है, फिर से मेन फंक्शन कॉल हुआ है, ये मेन की बॉडी के अंदर मेन फिर से कॉल हो गया है। जैसे ही लिखा मेन सेमीकोलन, तो ये मेन कॉल हो गया है। मेन क्या है, ये वाला मेन है, ये मेन की बॉडी है, और ये मेन फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड है इनसाइड द बॉडी, बट इनसाइड द बॉडी में मेन फिर से कॉल हो गया है। जैसे ही ये कॉल होगा फिर से यहाँ से एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की कॉलिंग को, जो कि फंक्शन अपने अंदर से खुद को कॉल करता है, उसको कहते हैं रिकर्शन। समझना है कुछ? ये डेफिनेशन भी वही कह रहा है, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्शन, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। वैसा फंक्शन कॉलिंग जो कि एक फंक्शन अपने, जैसे पिछला प्रोग्राम जो हमने फंक्शन में देखा, उसमें क्या था, मेन की बॉडी में पटना फंक्शन कॉल हो रहा था, और पटना फंक्शन की बॉडी में जैसे स्टेटमेंट था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन की बॉडी में मेन खुद को कॉल कर रहा है। मेन void main लिखा है, ये मेन एक फंक्शन है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है, क्या है, प्रिंटफ स्टार्ट है, और उसके बाद फिर मेन फिर से कॉल हुआ। ये मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हुआ, इसके इनसाइड से कॉल हुआ है। जैसे ही ये कॉल होगा, मेन की पूरी बॉडी एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाएगी, और उसकी जब ये हो जाएगा तो प्रिंटफ इंट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह की कॉलिंग को, फंक्शन कॉलिंग को हम कहते हैं कि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ इनसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, एक उसके अंदर खुद से खुद कॉल हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिकर्शन। अब ये डायग्राम कुछ बता रहा है, ये डायग्राम क्या बता रहा है, जब भी कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो एक मेमोरी स्टैक होता है, इसके के अंदर ये बॉडी को का एक्सिक्यूशन होता है स्टैक के अंदर। तो ये उसको स्टैक में मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। तो ये पूरी ये जो पूरा मेन का बॉडी है, जैसे ही मेन फंक्शन आपने लिखा, तो इस पूरे फंक्शन को जैसे ही सेव करोगे तो इनसाइड द स्टैक मेमोरी ये एक्सिक्यूट होना शुरू होगा। तो क्या होगा, आपने जैसे आपने कॉल किया, तो यहाँ पे मेन, ये pf printf को डिनोट करा, नेक्स्ट स्टेटमेंट का printf स्टार्ट, और उसके बाद फिर से मेन आ रहा है। तो जैसे ही मेन कॉल हुआ, वापस से मेन के लिए एक स्टैक एलोकेट होगा, क्योंकि मैंने कहा कि फंक्शन जैसे एक्सिक्यूट होगा उसके लिए स्टैक मेमोरी में
मेमोरी एलोकेट होता है जिसमें वो एक्सिक्यूशन होगा, और जैसे ही वो एक्सिक्यूट हो जाता है वो जो स्टैक मेमोरी में मेमोरी एलोकेटेड है वो डीएलोकेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन को वहां यहाँ पे स्टैक में मेमोरी एलोकेट हुआ, तो मेन फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर प्रिंटफ, और उसके बाद फिर मेन, तो जैसे ही मेन वापस से आया तो इसको फिर से एक स्टैक एलोकेट हो गया। ये मेन कॉल होते ही क्या होगा, ये मेन फिर से स्टार्ट होगा एक्सिक्यूट करना, तो फिर से एक्सिक्यूट हो रहा है मेन प्रिंटफ स्टार्ट, और फिर से मेन आया, फिर से जैसे ही मेन आएगा फिर से स्टैक एलोकेट होगा और फिर से एक्सिक्यूट होने लगेगा। तो ये क्या है, ये लग रहा है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो मेन अपने अंदर से अपने आप को कॉल करता जा रहा है और नया स्टैक एलोकेट होता जा रहा है, बट ये खत्म कहाँ पे होगा, ये लास्ट लाइन जो है प्रिंटफ एंड, ये तो कभी आएगा ही नहीं। जब तक कि ये वाला लाइन खत्म नहीं हो तब तक नेक्स्ट लाइन कैसे आएगा, और जैसे ही ये मेन लाइन आ रहा है नया मेन फिर से कॉल हो रहा है और मेमोरी एलोकेट होते जा रहा है, उसको दिख रहा है ना, ये रिकर्सिवली कॉल होते जा रहा है। तो इस तरह के रिकर्सिव फंक्शन को जब हम यूज करते हैं, ये आपको दिखेगा कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं, आगे बताएंगे। तो जब हम इसका यूज करते हैं दो तीन चीजें ध्यान में रखना होता है कि बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है, प्लीज वो म्यूट हो जाओ, ठीक है। सो जब इस तरह का रिकर्सिव कॉल करते हैं तो हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन, इसको कहते हैं बेस कंडीशन देना पड़ता है, बेस केस मतलब एक कंडीशन जहां पे जाके ये स्टॉप हो जाए। अगर ये स्टॉप नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मेमोरी तो लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है, उसमें क्या हो रहा है, बार बार उसमें से मेमोरी एलोकेट होता जा रहा है, तो आपका मेमोरी एक टाइम पे आके फुल हो जाएगा और आपका फिर एरर शो करेगा, क्योंकि मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो का सिचुएशन आ जाएगा, मतलब स्टैक पूरा भर चुका है, प्रोग्राम एंड ही नहीं हो रहा है, प्रोग्राम चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह क्या हो जाएगा, मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा और आपका एरर शो करने लगेगा, मेमोरी ओवरलोड। समझ में आ रहा है कुछ कुछ या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, यहाँ पे हो यही रहा है कि फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसा पिछला देखा था कि फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, मतलब उसके अंदर से वापस से उसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर उसको वापस से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मेन की बॉडी, मेन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे और उसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने फिर से उसको कॉल किया, तो जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है कमांड वहां पे चला जाता है, तो मेन फंक्शन की बॉडी जो भी है, जैसे ये मेन यहाँ पे आएगा तो मेन फंक्शन की बॉडी ऊपर से यहाँ से स्टार्ट फिर से हो जाएगा, वही हो रहा है, पहली बार एलोकेट हुआ मेमोरी, और ये वाला जैसे ही कमांड आया तो नया इसको स्टैक में मेमोरी एलोकेट हो गया, ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये प्रोसेस नीड टू बी एंडेड, इसको कहीं पे स्टॉप करना होगा एक कंडीशन देकर, एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया जरूरी होता है रिकर्सिव फंक्शन को यूज करने के लिए। तो जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करते हैं एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज अ बेस केस, वैसा कंडीशन लगाते हैं जहां पे वो स्टॉप हो जाए, तो हमें रिवर्ट बैक करने का मौका मिलता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, हाउ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड यूजिंग रिकर्शन, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स, द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वन और मोर स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ये कह रहा है कि एक प्रॉब्लम दिया गया है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ देंगे, add one or more base condition that stops the recursion, और जैसे कि एक एग्जांपल है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, आप लोग को पता है फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम निकालते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका आंसर 4 का फैक्टोरियल, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर पता है, तो आप लोग कोई बताइए व्हाट इज फैक्टोरियल, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैम जैसे कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1, हाँ 4 का निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1, उसके नीचे से 4 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल निकल जाता है, यही है मैथ्स में फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो इसको हम रिकर्शन से कॉल करते हैं, क्या कह रहा है कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दो, तो फैक्टोरियल 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्टोरियल 3 × 4, और फिर फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 × फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 × फैक्टोरियल 1, 2 × 1, और फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है 1 होता है ना, 1 होता है। हाँ तो वहां पे स्टॉप हो गया जाके,
तो अगर हमको 4 का निकालना है तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो हम फैक्टोरियल के अंदर 4 का फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख नहीं रहे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं कर रहे हैं, हमने लिख दिया 4 इंटू जो भी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होगा उसमें 4 से इंटू कर देंगे तो फैक्टोरियल 4 निकल जाएगा। और वापस से वही काम करते हैं, फैक्टोरियल 3 कैसे निकलेगा, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पता हो जाएगा तो फैक्टोरियल 3 निकल जाएगा। और फैक्टोरियल 2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 पता चल जाएगा तो फैक्टोरियल 2 निकल जाएगा। तो बेस कंडीशन क्या है, फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमने बेस कंडीशन बना दिया कि फैक्टोरियल 1 अगर आ गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारा फैक्टोरियल 1 मिल गया तो हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 2 मिल गया, उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 3 मिल गया, उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस से फैक्टोरियल 4 मिल गया। तो ये हमने डायरेक्टली नहीं किया, रिकर्सिव कॉल के थ्रू किया, छोटे छोटे प्रॉब्लम से बांटा, हर को उसके प्रीवियस वाले फैक्टोरियल के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये रिकर्शन इसी तरह काम करता है। व्हाट इज द बेस कंडीशन इन रिकर्शन, जैसे मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपका टास्क रुक जाता है, जैसे कि आपका फैक्टोरियल 1 आपको पता है, तो जब बेस केस ये हो गया कि रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 को कॉल कर रहा है, लेकिन जब से फैक्टोरियल 1 आ गया तो हमने बेस केस लिया कि जैसे ही फैक्टोरियल 1 आएगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो वो स्टॉपिंग कंडीशन है, वहां पे आके स्टॉप हो जाएगा, 1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा और प्रीवियस फंक्शंस उसको यूज करते करते फैक्टोरियल 4 को निकाल देंगे। तो ये आपका बेस केस होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म्स द टास्क बाय डिवाइडिंग इनटू सब टास्क, छोटे छोटे टास्क में तोड़ते हैं। द केस एट विच फंक्शन डज नॉट रिकर इज कॉल्ड अ बेस केस। अब 1 फैक्टोरियल जो है उसके बाद रिकर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देख रखा है कि 1 जैसे आएगा उसका वैल्यू 1 कर देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमें पता है, तो वहां पे वो बेस केस हो गया, रिकर्शन का बेस केस हो गया, दैट इज कॉल्ड अ बेस केस। ठीक है, और बेस केस के अलावा सारे केसेस में वो रिकर्सिव होते रहते हैं। यहाँ बेस केस कैसे लिखते हैं उसको डिफाइन किया गया है, एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ टेस्ट फॉर बेस, अगर जैसे कि इससे नहीं समझ में आ जाए एटलीस्ट इससे समझते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इंट फैक्ट इंट, इंट रिटर्न टाइप है, फैक्ट फंक्शन का नाम है और उसके अंदर जो आर्गुमेंट ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल किसी इंटीजर का निकालेंगे, तो ये डिफाइन कर रहा है फैक्टोरियल फंक्शन को, और इसमें लिख रखा है इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1, ये बेस केस हो गया। इसमें कंडीशन लिख रखा है जैसे ही n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 पहुंचेगी तो 1 रिटर्न कर दो, एल्स क्या करो, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये रिकर्सिव कॉल हुआ, देखो फैक्टोरियल फंक्शन उसके अंदर फैक्टोरियल फिर से कॉल हुआ है, फैक्टोरियल n निकाल रहा है उसके अंदर लिखा है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 जब होगा तब ये वैल्यू दे रहा है 1, अदरवाइज केसेस में वो अपने प्रीवियस वाले नंबर के फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। तो इस तरह के कॉलिंग को कह रहे हैं रिकर्सिव कॉल। यहाँ पे लिखा भी है, इन द above example base case for n less than equals to 1 is defined and larger value of numbers can be solved by converting to smaller one till the base case is reached। मतलब लैंग्वेज से अगर ना जाए डायरेक्टली हमने समझने की इसको कोशिश करें, यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है, रिटर्न टाइप उसका इंट है, मतलब फैक्टोरियल किसी नंबर इंटीजर का निकालेंगे तो इंटीजर ही होगा, रिटर्न टाइप इंट है, फैक्ट उसका फंक्शन का नाम हमने लिख दिया है और उसमें एक आर्गुमेंट होगा जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो भी इंटीजर ही हम ले रहे हैं। उसकी बॉडी में हमने लिखा है कि अगर n की वैल्यू 1 पहुंच जाती है या फिर कोई 1 ही इंटर करता है तो 1 रिटर्न कर दो। इफ एल्स का यहाँ पे क्लॉज लगा हुआ है, इफ अगर ऐसा है तो रिटर्न 1, एल्स अगर n से लेस देन या इक्वल्स टू नहीं है तो मतलब 1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या करना है, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। यहाँ पे फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ है अपनी बॉडी के अंदर ही। क्लियर है ये वाला पोर्शन क्या है बेस केस और कैसे रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहाँ पे इस फंक्शन को रिकर्सिव क्यों कह रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अभी तक हमने देखा बेस केस क्या था और रिकर्सिव कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को जब कॉल करते हैं उसको कह देते हैं रिकर्शन, और रिकर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें एक बेस केस जरूर आना चाहिए ताकि वो रिकर्सिव कॉल कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ये जो छोटा सा प्रोग्राम है
इसमें कोई भी इसके स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। ये मेन के अंदर मेन जब कॉल हो रहा है तो वापस से अपनी बॉडी को स्टार्ट कर दे रहा है। एक बार कॉल हुआ, मेन फिर से आया तो फिर से बॉडी कॉल हो गई, इसमें फिर से मेन आएगा, फिर से बॉडी कॉल हो गई, इसमें फिर से मेन आएगा, फिर से उसकी बॉडी कॉल होगी। तो ये होता जाएगा, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह का एरर जब आ जाएगा तो आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा कि स्टैक पूरा का पूरा कंप्यूटर का भर गया है, कोई स्पेस नहीं है और आपका फंक्शन अब प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसीलिए रिकर्सिव कॉल में बेस केस आना जरूरी, कहाँ पे जाके रिकर्शन को स्टॉप करना है। तो यही हमारे इस केस में दिख रहा है, ये रिकर्सिवली कॉल तो हो रहा है n की वैल्यू पे, बट जैसे ही n का वैल्यू 1 आ जाता है, क्योंकि ये n से कैसे जा रहा है, n का निकालना है तो n-1 का निकालो, तो ये n घटते घटते कभी तो 1 पहुंचेगा, जैसे ही 1 पहुंचेगा उसका वैल्यू 1 कर देना। तो हमें जैसे ही n = 1 का वैल्यू निकलेगा तो प्रीवियस वैल्यू पे हम एलोकेट करते जाएंगे, n = 2 का निकल जाएगा, n = 3 का निकल जाएगा और 4 का भी निकल जाएगा। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस कॉल इन रिकर्शन। ये वही है जो हम कह रहे थे कि स्टैक बन जाता है, सेपरेट स्टैक इज मेंटेन्ड एट ईच रिकर्सिव कॉल। एक हर जब भी वो कॉल होगा तो एक सेपरेट स्टैक उसको एलोकेट हो जाता है। जैसे मैंने बोला फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो उसको मेमोरी स्टैक में जगह मिलती है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये वही आपका फैक्टोरियल का ही एग्जांपल है। यहाँ पे दे रहा है n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n = 3 मतलब 3 का फैक्टोरियल निकालना है। तो ये फैक्ट फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू दिया और इसके अंदर है कि इफ बेस केस क्या था, जब भी n की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 रिटर्न करो, एल्स वापस से रिकर्सिव कॉल। 3 = 1 ट्रू नहीं है तो 1 रिटर्न नहीं होगा, इफ केस नहीं होगा, अब एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या कह रहा है, 3 into फैक्टोरियल n into फैक्टोरियल n-1 था ना, तो 3 into फैक्टोरियल 3 - 1 is 2। अब फिर फैक्टोरियल 2 को कैलकुलेट करने के लिए वापस से फंक्शन फैक्टोरियल का कॉल होगा और यहाँ पे स्टैक में उसको मेमोरी लोकेट हो गया और फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट हो रहा है। फिर चेक हो रहा है इफ 2 = 1 नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। n into फैक्टोरियल n-1 था, n की वैल्यू 2 है तो 2 into फैक्टोरियल 2 - 1 दैट इज 1। फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ तो वैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल हुआ, फिर से मेमोरी एलोकेट हो गया और इसमें वापस से फैक्ट 1 हो गया इसकी वैल्यू। कंडीशन इफ वाला सेटिस्फाई, इफ 1 = 1 ट्रू है तो 1 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, फिर से रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, ये 1 रिटर्न करेगा किसको, प्रीवियस वाले को। ये फैक्ट 1 को 1 रिटर्न कर दिया तो वैल्यू यहाँ पे 2 into 1 1 मिल 2 into 1 दैट इज 2 मिल गया। ये रिटर्न 2 कर दिया, किसको रिटर्न किया, अपने प्रीवियस वाले को। तो यहाँ पे फैक्ट 2 की वैल्यू 2 है तो 3 into 2 दैट इज 6। तो आपको ये फंक्शन एंड हो जाएगा पूरा का पूरा और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा। तो यही है रिकर्सिव कॉल। जैसे जैसे वो रिकर्शन होता है उसको नया, जैसे जैसे वो रिकर्सिवली कॉल होता है उसको नया स्टैक एलोकेट होते जाता है और ये तब तक होते जाएगा जब तक कोई बेस केस ना मिल जाए। यहाँ पे इसको बेस केस मिल गया, आगे एग्जीक्यूट होने का चांसेस एंड हो गया, इसको वैल्यू मिल गई। तो हर एक रिकर्सिव कॉल में बेस केस का होना जरूरी है जहां पे जाकर रिकर्शन स्टॉप हो जाए। कुछ ज्यादा क्लियर हुआ अभी? हेलो स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाई स्टैक ओवरफ्लो एरर अकर्स इन रिकर्शन। ठीक है, ये वही है जो अभी मैंने बताया कि if the base case is not reached or not defined then stack overflow problem arises। मतलब एक लिमिटेड स्टैक ऑफ मेमोरी है तो आप बार बार कॉल कर रहे हैं उसको और वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, बेस केस इज नॉट रीच्ड और नॉट डिफाइंड। आप ऐसा बेस केस रख दें जो कभी रीच ही ना हो। जैसे कि प्रीवियस इस प्रोग्राम में देखो यहाँ पे बेस केस है ही नहीं दिया हुआ, ये कॉल होता जाएगा कॉल होता जाएगा, ये मेन कॉल होगा फिर मेन कॉल होगा, जैसे ये वाला थर्ड लाइन आएगा फिर से मेन कॉल होगा, जैसे ही वो थर्ड लाइन आएगा तो कॉल होता जाएगा, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये केस क्या है कि बेस केस इज नॉट डिफाइंड, बेस केस इज नॉट रीच्ड। क्या हो सकता है, बेस केस अगर हमने यहाँ पे रख दिया इसमें n is equals to 100, बेस केस रख दिया n is equals to 100 रिटर्न 1,
और हमने यहाँ पे प्रोग्राम चलाया n इज इक्वल टू 3 के लिए। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? बेस केस मैंने क्या रख दिया, इफ n इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 100 का भी आएगा, n का वैल्यू 3 से तो शुरू ही हुआ है, और ये n-1 होता जा रहा है हर बार, मतलब 4 का निकालना है तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 100 तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो बेस केस जो डिफाइंड तो है बट वो कभी पहुंच ही नहीं रहा है। वही यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस केस इज नॉट रीच्ड और नॉट डिफाइंड। तो इस वाले एग्जाम्पल में डिफाइंड ही नहीं है, और प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे बेस केस हम रख दें इफ n इक्वल्स टू 100 कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो नॉट रीच का कंडीशन आएगा। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये स्टैक ओवरफ्लो एरर तब आता है जबकि आपका बेस कंडीशन जो है वो कभी रीच ही ना हो, ऐसा बेस कंडीशन आप रख दो, या फिर बेस केस डिफाइंड ही ना हो। तो ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा, इसको स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती जाएगी, और एक लिमिट पे जहाँ पे स्टैक फुल हो जा रहा है आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस या फिर 2-3 प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेंशन्ड है और प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। सबसे बेसिक तो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, रिकर्शन से फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकालना। नेक्स्ट है आपका फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन, और उसके बाद आपका एक जीसीडी ऑफ ए नंबर भी पूछा गया था। तो हम लोग एक एक करके इन सारे कोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है। ये मैंने कोड लिखा है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर विदाउट रिकर्शन। अभी तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा, ये पिछले स्लाइड में बताया। तो ये है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर विदाउट रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन का यूज नहीं कर रहे तब कैसे निकल रहा है। ये वही है, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मेन डिक्लेयर किया है। मेन के अंदर दो आई और एन दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये कह रहा है इंटर एक नंबर जो इसका फैक्टोरियल निकालना है, स्कैनफ में वो नंबर इंटर हो रहा है, और आई नाम के वेरिएबल में फैक्ट फंक्शन को कॉल करके स्टोर कर रहे हैं। फैक्ट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आई में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, और कॉल करने के बाद आई में उसका वैल्यू आ गया, उसके बाद हमने आई को प्रिंट कर दिया। ये क्या है ना, फैक्टोरियल ऑफ % d इज %d, तो यहाँ पे n और i, ठीक है। ये मेन की बॉडी है। अब हमारा यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हो गया था फैक्ट, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ये विदाउट रिकर्शन है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं फैक्ट को, रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन का नाम फैक्ट है, और आर्ग्यूमेंट जो है वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, दो वेरिएबल लिया है k और i, n पास हो क्या है, मतलब n का निकालना है फैक्टोरियल। तो क्या कर रहे हैं, i वेरिएबल को स्टार्ट करें फॉर लूप में, और i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस तक चलाएंगे, और इस लूप में क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल्स टू k इंटू i, ठीक है। अब ये चलेगा कैसे, ये देखो, k की वैल्यू इनिशियली हमने 1 रख रखी है, 1 से इनिशियलाइज कर दिया है k को, ठीक है। 1 से इनिशियलाइज किया है, तो ये फॉर के अंदर i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, वहां तक चलेगा जहां तक हमें इसका निकालना है। सर n की वैल्यू 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 तक जाएगा। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जाएगा। k इज इक्वल्स टू k इंटू आई, k का वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है, 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 1, k में 1 स्टोर हो गया। वापस से लूप चला, i की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे अभी k क्या होगा, k इज इक्वल्स टू k इंटू आई, प्रीवियसली k 1 था, अभी क्या है कि 1 प्रीवियस वैल्यू इंटू आई की करंट वैल्यू, आई की करंट वैल्यू है 2, ठीक है। तो आपका 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो k में 2 स्टोर हो गया, ठीक है। k की वैल्यू हो गई 2, अब i 2 से बढ़ के हो गया 3, तो k इज इक्वल टू k का प्रीवियस वैल्यू दैट इज 2 एंड i का वैल्यू दैट इज 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, अब k की वैल्यू हो गई 4, फिर i बढ़ के हो गया 3, तो यहाँ पे k की वैल्यू जाएगी 4 इंटू 3, ठीक है, एट दैट मींस 12, अब i बढ़ के हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जाएगी 12 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 48। यही होती है ना फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, क्या होती है, ये होती है ना, कितना होता है, 24. व्हाट इज फैक्टोरियल 4,
24 नहीं होता तो मार देंगे। क्या होता है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू? एक मिनट में देख 120 होता है। फैक्टोरियल 4 is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 ना? तो मैंने बोले नहीं है। 4 is 12, 2 is 24, यही होता है ना? तो आप जब इसको Yes, ma'am. करेंगे तो यही स्टेप होते जाएगा। आपका वो- पहले बार में k के वैल्यू 1 आया, नेक्स्ट टाइम में i की वजह से 1 into 2 that is 2, then i is 3, 3 2 is 6, then i is equals to 4, so 6 into 4, 6 4 24। तो आपका ये उसके बाद i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये कंडीशन डिससैटिस्फाई होगा। 5 is less than equals to 4 नहीं होता है, तो आपका ये एग्जिट हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न k की वैल्यू दैट इज 24 आगे ये रिटर्न हो जाएगा और i में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है फॉर लूप की हेल्प से। फैक्टोरियल फंक्शन बनाया था, फैक्टोरियल फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, जैसे ही कॉल हुआ कंट्रोल इसके फैक्टोरियल फंक्शन की बॉडी में चला गया और इसने फॉर लूप की हेल्प से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया है। हमें n का कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हाँ n का फैक्टोरियल n कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू हमने 4 रखी है, तो हमने फॉर लूप का हेल्प लिया है, i को 1 से बढ़ा के 4 तक ले गए और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते गए 4 into 3 into 2 into 1, तो हमें मिल गया। ये है फैक्टोरियल का फैक्टोरियल निकालने का तरीका विदाउट रिकर्शन। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो इसी कोड को रिकर्शन से कैसे करते हैं। रिकर्शन में क्या हो जाएगा, रिकर्सिवली कॉल करेगा। ये जो प्रीवियस प्रोग्राम है यहाँ पे आपका फंक्शन इसको वैल्यू कैलकुलेट कर दिया था, ये नहीं करेगा और क्या करेगा वो देखो। फैक्ट नाम का फंक्शन है, फैक्ट इंट रिटर्न टाइप है, इंट उसका आर्गुमेंट भी है। मेन की बॉडी में गया, n और f दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुआ, इंटर द नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, नंबर स्कैनफ में एंटर हो गया, n का फैक्टोरियल निकालना है, f इज इक्वल टू फैक्ट n, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, फैक्ट n आर्गुमेंट देके फंक्शन कॉल हुआ है और वो f नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और उसके बाद प्रिंट कर दे रहे हैं f को। ये हो गया मेन की बॉडी। अब फंक्शन फैक्टोरियल को यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे डिफाइन किया है। डेफिनेशन में ही इंपॉर्टेंट है पार्ट रिकर्सन का। ऐसे डिफाइन करना है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करे, ठीक है। कैसे कॉल कर रहा है, रिकर्सिवली कैसे कॉल कर रहा है वो देखो। फैक्टोरियल इंट n, इसकी बॉडी स्टार्ट कर रहा है, दो कंडीशन चेक कर रहा है। इफ n इक्वल इक्वल टू 0 तो रिटर्न 0, एल्स इफ n इक्वल इक्वल टू 1 जब आ जाएगा तो रिटर्न 1। ये बेस केस है दोनों, अगर ऐसा है तो। एल्स रिटर्न अगर 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है तो लास्ट में एल्स लगाया, ये क्या करेगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये हो गया तुम्हारा रिकर्सिवली कॉल। देखो फंक्शन की बॉडी में फैक्ट नाम के फंक्शन, उसकी बॉडी में फैक्ट फंक्शन फिर से कॉल हो गया है नए आर्गुमेंट के साथ। n का निकालना है, मतलब 4 का निकालना है, तो उसके लिए पहले फैक्टोरियल 3 पता होना चाहिए, n-1 4 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 3। अगर 0 है n की वैल्यू तब तो ओके है, रिटर्न 0 कर देगा। अगर 1 है तो ओके है, 1 रिटर्न कर देगा। बट अगर 1 या 0 नहीं है तो फिर आपको उसका प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो हमने इसको रन किया और इसने फैक्टोरियल हमें n का वैल्यू 5 डाला, तो देखो क्या हो रहा है। फैक्टोरियल का वैल्यू 5 डाला है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस वाले कंडीशन में आ गया ना, n का वैल्यू 5 है तो ये इफ वाला भी कंडीशन नहीं है, एल्स इफ वाला भी कंडीशन नहीं है, ये एल्स वाले पोर्शन में है। इफ एल्स का यूज करके हमने 3 कंडीशन यहाँ पे रखा है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 इसके अकॉर्डिंग इस वाले पोर्शन में आएगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, 5 इंटू फैक्टोरियल 5 - 1 दैट इज 4। ये वाला केस आ गया, तो फिर से फंक्शन कॉल हो गया फैक्टोरियल 4 के साथ। फैक्टोरियल 4 क्या, इसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 4 कॉल होगा, वो क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल 4 क्या ये रिटर्न करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल n-1 दैट इज 3। इसको कॉल हुआ, इसमें फैक्टोरियल 3 फिर से कॉल हुआ है, तो फैक्टोरियल 3 क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल 2। n का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल n-1 दैट इज 2, तो ये रिटर्न करेगा।
और इसमें फैक्टोरियल 2 फिर से फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 वैल्यू के साथ कॉल हुआ है। ये क्या रिटर्न करेगा? 2 into फैक्टोरियल n-1 that is 2 - 1 that is 1। ठीक है, अब यहाँ पे या तो इसकी वजह से स्टॉप भी हो जाए, हम कर सकते हैं n = 1 मिल गया तो 1 रिटर्न कर दे और 2 into 1 that is 2। ओके, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज ये फिर से एक बार स्टेप लिखा है कि ये रिटर्न कर रहा है रिटर्न 1 into फैक्टोरियल 0 that is 1। ओके, 0 भी है तो 1 है, सॉरी 0 है तो 0 है, तो फैक्टोरियल 0 is 0। इस केस के आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है कि 0 होता है? नहीं 1 होता है मैम। 1 होता है ना, तो फिर यहाँ पे लॉजिक मैंने गलत लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये इसको हटाकर, इसको मैं हटा ही देती हूँ, हमने इसको ओमिट कर दिया। ठीक है, इफ n is equals to 1 रिटर्न 1। ठीक है, और इसको हमने हटा दिया। लेकिन अगर कोई 0 इनपुट करेगा तो फैक्टोरियल 1 दैट इज रिटर्न 1 into फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 0 दिया था, तो ये 0 into 1 दैट इज 0 रिटर्न कर देगा। तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 0 into 2 पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए ये केस को हटा देते हैं। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी हट जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 1 जैसे ही आएगा, ओके, जैसे ही फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल 1 आएगा तो ये फिगर को एडिट हम अभी नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे कोड एडिट कर दिया है कि n की वैल्यू जैसे ही 1 पहुंच गई तो आपको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू रिटर्न 1 से मिल गया, ये 1 रिटर्न कर देगा, तो 1 into 2 विल गेट 2, यहाँ से इसका वैल्यू 2 मिल गया तो इसको रिटर्न होगा 2 into 3 that is 6, 6 यहाँ से रिटर्न हो गया, तो ये 6 यहाँ फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या, 6 into 4 that is 24, और यहाँ पे 24 रिटर्न हुआ तो ये फैक्टोरियल 4 को रिटर्न करेगा, तो 24 into 5 that is 120। यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। ये रिकर्सिव कॉल के थ्रू ये कैलकुलेट हुआ है। आपने प्रीवियसली देखा था कि कोई रिकर्शन नहीं होता, आपको डायरेक्टली कैलकुलेट हुआ था, बट यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल हुआ है। तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिकर्शन, तो आप फैक्टोरियल का एग्जांपल देख के बहुत अच्छे से समझा सकते हैं व्हाट इज रिकर्शन, बिकॉज़ इट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिकर्शन। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट थोड़ा नेक्स्ट आपका एक पूछते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। अब फिबोनाची सीरीज क्या है, पता है आप लोगों को क्या है? यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज का ये प्रॉपर्टी है कि प्रीवियस 2 टर्म को सम करोगे ना तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। प्रीवियस 2 टर्म को सम करोगे तो उसका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन। ये बढ़ता चला जाएगा, सीरीज इसी तरह से बढ़ता है। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसका प्रीवियस 2 टर्म का सम नेक्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज को जो डेवलप करते हैं इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको जनरेशन ऑफ द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन आ सकता है, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वी कैन सी वन एग्जांपल ऑफ फिबोनाची, जनरेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज विदाउट रिकर्शन। ठीक है, आई वांट टू शेयर द स्लाइड।